देखिए, साम्य का जो सिद्धांत आपका कल बताया जा रहा था, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि विलंब यानी कि डिले इक्विटी को यानी कि साम्य को डिफीट कर देता है, यानी कि विफल कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो साम्य का न्यायालय है, अगर कोई व्यक्ति साम्य के न्यायालय से किसी अनुतोष की अभ्यर्थना कर रहा है, कोई रिलीफ मांगना चाहता है, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि बिना विलंब के वह साम्य के न्यायालय में वाद दायर करे। ये जरूरी है, क्योंकि साम्य जागरूक की सहायता करता है, सुषुप्त की सहायता नहीं करता। अर्थात जो व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति एक लंबे समय से सुषुप्त है, यानी कि मौन है, और अचानक ज्यादा विलंब के बाद न्यायालय में वाद दायर करता है, साम्य के न्यायालय में, और न्यायालय से हक की मांग करता है, तो न्यायालय इस आधार पर कि आपने बहुत ज्यादा देर कर दी है, हक देने से इनकार कर सकता है। जहां तक आपका, देखिए, अब यहाँ दो एंगल बनाना है। एक तो आपका पहला एंगल ये है कि कोई अपील कितने दिनों के अंदर करेंगे, कोई मुकदमा करे कितने दिनों के अंदर करेंगे। इसके लिए कानून द्वारा समय निर्धारित किया गया है, यानी कि विधि द्वारा जो समय निर्धारित किया गया है वाद अपील इत्यादि के लिए, तो साम्य न्यायालय उसका कभी उल्लंघन नहीं किए, क्योंकि साम्य बताया गया सदैव विधि का पिछलग्गू है। पिछलग्गू माने फॉलोअर है, अनुगामी है, यानी कि विधि के एक एक शब्दों का पालन किया जाना अनिवार्य था। उसके बाद जो बचे वही कौन काम करता था? साम्य। तो अगर किसी विषय पर वाद दायर करने हेतु कानून द्वारा समय का निर्धारण किया गया है, तो साम्य न्यायालय भी उस समय को मानने के लिए बाध्य थे, यानी कि उस उतने समय तक तो वह स्वीकार करने के लिए मुकदमे बाध्य थे। लेकिन आपका जिस वाद के लिए, जिस मामले के लिए कोई समय ही निर्धारित नहीं है, यानी कि कितने समय के अंदर आपको कोर्ट में वाद दायर कर देना चाहिए, इसका निर्धारण किसी कानून में नहीं है, तब वहाँ साम्य का ये सिद्धांत लागू होता है। और साम्य ये कहती हैं कि आप जितना जल्दी हो सके अपने हक की मांग के लिए वाद दायर कर दें। अगर आपने डिले किया या विलंब किया, तो जो साम्य है वह विलंब माने अगर आपने विलंब किया तो साम्य आपकी कोई सहायता नहीं करेगी और आपके वाद को खारिज कर दिया जाएगा। हमने कल बताया भी था, जहाँ तक इस सिद्धांत की भारत की बात है, अगर हम भारत में देखें तो एक तो पहला हम बताए थे फंडामेंटल राइट, यानी कि मूल अधिकार। जहाँ तक हमारे मूल अधिकारों की बात है, चूंकि मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु कोई कानूनी समय निर्धारित नहीं किया गया है, अतः ऐसी दशा में आप जब चाहें तब, कितने जितने समय के बाद चाहें उतने समय के बाद, अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट या 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन चूंकि कानून द्वारा समय निर्धारित नहीं है, तो आर्टिकल 226 और 32 के मामले में भी साम्य का यह सिद्धांत लागू होगा, क्योंकि कानून द्वारा समय निर्धारित नहीं है। फिर एक बार याद रखें, अगर कानून द्वारा समय निर्धारित नहीं है तभी ये सिद्धांत लागू होगा, और अगर कानून द्वारा समय निर्धारित है तो उसका तो पालन किया जाना हर हाल में। आपका साम्य न्यायालय क्या थे? बात।
अब यहाँ आपको मूल अधिकारों पर उदाहरण दिया जाए। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है तो उसे चाहिए कि उचित समय के अंदर, रीजनेबल टाइम के अंदर, वह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपने हक की मांग के लिए पेटिशन फाइल कर दे। अगर वह ज़्यादा विलंब करता है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय इस आधार पर कि वह ज़्यादा विलंब किया है उसके याचिका को खारिज कर सकते हैं, क्योंकि साम्य का यह सिद्धांत है कि विधि जागरूक की सहायता करती है, सुषुप्त की नहीं। अब आइए, ये तो हम बताए आपका। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में अब एक दो उदाहरण देखा जाए और तब आपका और बताया जाए। जैसे कि हमने उदाहरण कल एक बताया था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि संविदा भंग का। जहाँ तक संविदा भंग या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मामले में जो मुकदमा दायर करने का समय है वह आपका है 3 वर्ष। तो ये साम्य का ये समय कानूनन निर्धारित है, तो साम्य का यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। फिर एक बार भाई ये याद रखिए, तब भारतीय विधि आ जाए। अगर किसी विषय पर वाद दायर करने के लिए कानून द्वारा समय निर्धारित किया गया है तो साम्य न्यायालय भी उस समय को मानने के लिए बाध्य है। लेकिन ये सिद्धांत कब अप्लाई करेगा? जहां किसी कानून द्वारा आपका समय का निर्धारण मुकदमा करने के लिए नहीं किया गया है। तो जहां तक अगर हम, जैसे कि आपका सबसे अच्छा उदाहरण हमने फंडामेंटल राइट बताया, जहां की संविधान में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कि आप मूल अधिकारों के लिए कितने टाइम के अंदर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, कहीं समय नहीं है। अगर कहीं दिखे तो बताइएगा। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में कोई वाद या अपील या पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण कितने दिनों के अंदर कराया जाना चाहिए, इसके लिए आपका एक मुख्य जो कानून बना है वह कानून बना है भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963, यानी कि इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 द्वारा कितने समय के अंदर कौन सा वाद दायर करेंगे, इसके लिए समय का निर्धारण किया गया है। अब आप कहेंगे अब दो बातें इसमें आपका कि यहाँ तो किसका निर्धारण कर दिया गया है, समय का, किस कानून द्वारा? 1963। अब आइए भाई, जब आप अनुसूची में जाएंगे यानी कि आपका लिमिटेशन एक्ट का शेड्यूल देखेंगे तो उसमें आपका माने वाद के प्रकार लिखा गया है। जैसे संविदा भंग हुई, क्षतिपूर्ति के मामले में, आपका बंधक मोचन के मामले में इत्यादि। उसमें वाद का नाम लिखा है, कब से समय की गणना की जाएगी, कितने दिन का समय मिलेगा, ये स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। यानी कि जहाँ तक भारत की बात है, भारत में भी ये सिद्धांत अब लागू नहीं होता। आपका क्यों? क्योंकि प्रत्येक वाद के लिए आपका कानून द्वारा समय का निर्धारण कर दिया गया है। और आपका किस कानून द्वारा किया गया है? तो परिसीमा अधिनियम 1963। अब आप ये आपको तुरंत सोचना चाहिए कि इतने प्रकार के मुकदमे हैं, क्या सभी प्रकार के मुकदमों का वर्णन करना संभव है? बताइए, क्या संभव है वर्णन करना किस इस मामले में इतना नहीं? तो इसके लिए एक आपका बनाया जाता है रिजुडियरी प्रावधान। रिजुडियरी प्रावधान का मतलब अवशेषी प्रावधान। अवशेषी प्रावधान का मतलब ये हुआ कि जहां कानून द्वारा
किसी मुकदमे के लिए स्पेशल रूप से समय का उल्लेख नहीं किया गया है, वहां आप कोई नया मुकदमा उत्पन्न होता है तो कितने दिनों के अंदर आप वाद दायर करेंगे। अगर ये आपका जो अवशेषित समय मैं बता रहा हूँ रिजुडियरी प्रावधान या अवशिष्ट समय, अगर ये नहीं रहता तो साम्य का ये सिद्धांत काम करता और न्यायालय अपने माने विचार से मुकदमों को समय के अनुसार ग्रहण करते। लेकिन भारत में आपका छोड़ा नहीं गया है और आपका ये परिच्छेद फिर एक सेकंड भाई, याद फिर आपका देखिए आपका परिसीमा अधिनियम 1963 के परिच्छेद 113 में आपका प्रावधान किया गया है। 3 वर्ष होता है भाई स्पष्ट रूप से। फिर एक बार देखिए, यानी कि आपका 113 में है, यानी कि आपका फिर एक बार पूरा बात समझिए। भारत में जहां तक भारत की बात है, परिसीमा अधिनियम 1963 द्वारा भाई प्रत्येक वाद दायर करने के लिए समय का निर्धारण कर दिया गया है। तो चाहे साम्य न्यायालय हो या विधि के न्यायालय, उस समय को मानने के लिए क्या है बात। अब जो ये प्रथम माने अनुसूची जो लिमिटेशन एक्ट में है, उसका परिच्छेद आपका 113 बताता है कि अगर 1 से लेकर 112 तक में कुछ विशिष्ट विषयों का उल्लेख किया गया है, अगर कोई विषय है और इस 1 से लेकर 112 आपका क्रम में नहीं आता, तो आप कितने दिनों के अंदर उस विषय को लेकर न्यायालय में मुकदमा दायर करेंगे। तो समय जो दिया गया है 3 ईयर, ये आपका एमपी में भी पूछा जाता है कितना साल, 3 साल। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी विषय के लिए मुकदमा दायर करने का समय आपका लिमिटेशन एक्ट में नहीं दिया गया है, तो परिच्छेद एक माने अनुसूची का परिच्छेद 113 बताता है कि उस मामले में कितने दिन के अंदर मुकदमा दायर किया जा सकता है, 3 साल। इसी को कहते हैं रिजुडियरी प्रावधान, अवशेषी प्रावधान, अवशिष्ट प्रावधान। तो मुकदमे दायर करने का अवशिष्ट प्रावधान 3 साल है। चूंकि साम्य का जो हम सिद्धांत बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं कि जो साम्य है वह विलंब को माने विलंब साम्य को विफल कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, अब भारत में थोड़ा जोड़ा जाए इसको, भारत में आपने देखा कि समय निर्धारित है और जिसके लिए कोई मुकदमे के लिए समय निर्धारित नहीं है, उसमें भी 113 परिच्छेद के तहत समय निर्धारित कर दिया गया। कितने साल, 3। तो साम्य का अब ये सिद्धांत भारत में अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्पष्ट रूप से प्रत्येक मुकदमे के लिए कानून ने क्या कर दिया है, समय निर्धारित कर दिया है। अब आपका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हमें हमारा विलंब हो गया है और विलंब को माफ किया जाए और समय सीमा के बाद भी हमारा मुकदमा स्वीकार किया जाए, तो इसको कहते हैं विलंब के रक्षोपाय क्या है। विलंब की आपसे विलंब हो गया है तो क्या कोई उपाय है, तो निश्चित तौर पे उपाय है, इसमें कोई शक नहीं है। और आइए अब आपको देखना पड़ेगा भारत में
पहले ऐसे माने सामान्य देख लिया जाए और तब आपका परिसीमा अधिनियम चलना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा बहुत कहाँ जाना पड़ेगा, दो चार धारा लिमिटेशन एक्ट। एक आपका माने एक और आपका नियम हमें बताना है, लेकिन पहले ये नियम बता लें। अगर किसी व्यक्ति द्वारा जो समय निर्धारित किया गया है, अगर कोई व्यक्ति उस समय के अंदर वाद दायर नहीं करता तो क्या परिणाम होगा? तो आप लोग एक उपाय देखिए। आपका संविदा भंग के मामले में हमने कितने साल बताया था? 3 साल। और जो व्यक्ति पीड़ित हैं, विक्टिम है, आहत हैं, अगर 3 साल के अंदर वाद दायर नहीं करता तो पहले इसका परिणाम जानिए, तब आगे हम कानून में बढ़ते हैं। आपका जो इसका इफेक्ट होगा, आपका उस व्यक्ति का राइट तो बना रहता है, लेकिन रेमेडी समाप्त हो जाती है। भाई रट कर जाइएगा जो लोग एमपी डाले हैं। यानी कि परिसीमा अधिनियम अधिकार पर अटैक नहीं करता, अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि उपचार को, रेमेडी को बाधित करता है, यानी कि रेमेडी को रोक देता है। तो कैसे रोकता है रेमेडी को? पहले एक उदाहरण द्वारा देखिए। देखिए एक उदाहरण भाई, एक फिर हम संविदा का ही उदाहरण अच्छा दे रहे हैं। मान लीजिए ए ने बी को 5,000 रुपया उधार दिया था, ध्यान समझिएगा, और ड्यू डेट थी आपका, कह सकते हैं कि बी को लौटाना था 1 जनवरी 2013 को, और बी ने लौटाया नहीं। तो यहाँ से आपका मैंने कह सकते हैं कि समय की गणना शुरू होगी। बी अगर चाहता है कि हम मैंने हाँ ए चाहता है कि हम कोर्ट द्वारा अपना पैसा वसूल लें, तो आपका साम्य और विधि का दोनों का मैंने आपका कहता है, मैंने दोनों के लिए कि एक को जल्दी से जल्दी न्यायालय में वाद दायर करना चाहिए। चूंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, धन की वसूली का मामला है, तो ऐसी दशा में हमारा परिसीमा अधिनियम 1963 कितना समय ए को देता है? 3 साल। यानी कि कितना समय देता है? 3 साल। अब ये 3 साल के अंदर कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया, यानी कि वाद दायर नहीं किया, तो अब आइए, क्या ए का जो 5,000 रुपया वसूलने का अधिकार है वह समाप्त हो जाएगा कि बना रहेगा? बना रहेगा। लेकिन जो ए को कोर्ट में जाकर और वाद दायर करके और बी से जो ये वसूलने का अधिकार है, यानी कि इसको हम उपचार कहेंगे, रेमेडी या अनुतोष कहेंगे, तो उस अधिकार पर ए के उस अधिकार पर रोक लग जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो अधिकार है कि वह बी से 5,000 वसूले, ये बना रहता है, लेकिन ए का जो दूसरा अधिकार है कि कोर्ट में बी के खिलाफ क्या करे? मुकदमा दायर करे, ये अधिकार ही क्या होता है? समाप्त। लेकिन कब? जब समय। तो फिर एक बार परिसीमा अधिनियम का कंसेप्ट बनाइए। परिसीमा अधिनियम अधिकार को समाप्त नहीं करता, बल्कि उपचार को बाधित कर देता है। लेकिन एक इसका अपवाद सेक्शन है जो एमपी में पूछा जाता है, और वह जो अपवाद सेक्शन है 27, रट कर जाइएगा, कौन सी धारा? लिमिटेशन एक्ट की, जहां की अधिकार और उपचार क्या होते हैं? दोनों समाप्त। अब फिर बैक हो जाइए नया नियम। ये कोई समस्या हो तो बता। देखिए फिर एक बार भाई, नए लोग, अगर भी ए को 5,000 दे देता है तो सब कुछ सही है, क्योंकि ए का तो अधिकार बना ही हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ए का जो द्वितीयक अधिकार था, यानी कि कोर्ट में जाकर भी से वसूलने का, 3 साल बाद वह क्या हो गया? समाप्त। अब हमें यहीं से उठाना है कि मान लीजिए
देखिए आपका यहीं से थोड़ा बहुत आगे बढ़ाना है, मैंने आपका लास्ट में करते करते भाई अगर मान लीजिए कि 3 साल बीत गया और ये मुकदमा नहीं किया, तो अब ए के पास क्या विकल्प है? तो अब इसको सेक्शनों में हमें ऐड करना है, और ये जो सेक्शन इस मैक्सिम पर ऐड होंगे वह पूरी तरह किस कानून के? लिमिटेशन एक्ट के। तो सबसे पहले हमें देखना है परिसीमा अधिनियम की धारा आपका 5, यानी कि परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 कहती है, एक सामान्य नियम बताती है कि अगर कोई वाद है उसका समय बीत गया है दायर करने का, तो ऐसी दशा में फोन आ रहे हैं, देखियो वीडियो सही करिए, फिर कैमरा साफ करिए हो। हाँ इसीलिए देखिए नए से लगाएं पुराने से, असल बात ठंडी में उस पर कुछ बल्ब एक लगा दीजिए, वहां सब लगा दिया जाए, सबसे सही रहेगा। फैने लगा दिया जाए, हवा देता रहे ऊपर। साफ करिए, नहीं तो रहने दीजिए, लेक्चर ही तो दिया जा रहा है, कौन लिखवाया जा रहा है। रहने दीजिए वैसे ही थोड़ी देर। हाँ पुराने पर लगवाइए, तो फोन कर दीजिए। ये 2 4 दिन से समस्या आ रही है ठंडी के कारण। देखिए भाई आपका आवाज जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही वीडियो नहीं दिख रहा है। देखिए एक बार फोन करिए, तब शुरू किया जाए भाई क्लास। देखिए आपका परिसीमा अधिनियम की कुछ धाराएं, कम से कम 5 6 धाराएं इस सिद्धांत पर आपको कवर करनी है। और एक आपका परिच्छेद 113 मैं बता ही दिया हूँ अनुसूची का। अब परिसीमा देखिए नए लोगों के लिए भाई बता दिया जाए, पढ़े नहीं है लिमिटेशन एक्ट, तो भले धारा न याद हो, कम से कम प्रावधान तो समझिए कि हाँ ये प्रावधान है। सेक्शन के चक्कर में नए लोग ज्यादा ना पढ़े, चूंकि भाई साम्य हर एक कानून से जुड़ कर पढ़ाया जाता है और जुड़ कर पढ़ना भी है। अतः भाई सेक्शन पर कम ध्यान दीजिए, नए लोग प्रावधानों पर ज्यादा, कॉन्सेप्ट पर ज्यादा। फिर एक बार देखिए इसको। अब परिसीमा अधिनियम की धारा हमें 5 पढ़नी है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 कहती है कि जो किसी मुकदमे को दायर करने के लिए समय निर्धारित है, अगर उस समय के अंदर वह मुकदमा दायर नहीं किया जाता, तो मुकदमा वह मुकदमा दायर करने पर रोक लगाई जाती है। यानी कि संविदा भंग का मामला है, 3 साल समय मिला है, आप 3 साल में मुकदमा क्या करिए कोर्ट में दायर, 3 साल बाद आपको उस विषय पर मुकदमा दायर करने का अधिकार नहीं हो। ये कौन सी धारा बताती है? 5। और किसमें केवल लागू होगी? वाद में। अपील अपील में न मार दीजिएगा, अपील और रिवीजन में नहीं, एमपी में खूब पूछा जाता है, केवल किसमें? सूट फाइल करने में। लेकिन अब वही है कि आपका लेकिन जैसे ही लगा, इसका मतलब ही यही हुआ कि कुछ ऐसी कंडीशन जरूर है जहां की 3 साल के बाद भी आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं विलंब के रक्षोपाय। विलंब के रक्षोपाय का मतलब कि अगर विलंब हो गया है तो उसका क्या उपाय है? तो उपाय आपका अगली धाराओं में दिया गया है। 6 में दिया गया है, 7 में दिया गया है, 8 में दिया गया है। आपका मान लीजिए एक हम भी उदाहरण यहाँ देते हैं, लास्ट लास्ट में एक उदाहरण।
भाई मान लीजिए जिस दिन मुकदमा दायर करने का समय आया उस तारीख को ए पागल था। तो अब बताइए पागल था तो क्या करे। तो इसके पास दो विकल्प हैं, या तो अपने वाद मित्र के द्वारा मुकदमा करे या शांति से बैठा रहे। अब यही आपको सतर्क रहना है। पागलपन पागल था, 3 साल बीत गया और 3 साल बीत गया, फिर 3 साल बीत गया, 1 साल, यानी कि पागल रहते रहते कितने साल बीत गए, 10 साल। और 10 साल बाद वह सही होता है तो आपका विलंब को दिखा सकता है कि हजूर हमसे विलंब हुआ लेकिन मैं क्या था, पागल। तो और विलंब का आपका कारण दिखाइए कि हजूर जिस दिन लास्ट डेट थी मुकदमा दायर करने का, न्यायालय ही बंद था तो 1 दिन का विलंब हो गया, अतः हमारा मुकदमा क्या करिए भाई, स्वीकार करिए। या किसी उच्चतर न्यायालय के आदेश के कारण मैं मुकदमा दायर करने से रोक दिया गया था, या मेरे साथ कपट हो गया था, यानी कि विपक्षी ने मेरे साथ क्या कर दिया था, फ्रॉड कर दिया था, या एक्नॉलेजमेंट कर लिया था, मुझे ज्ञान ही नहीं था, या आपका मुझ पर बुरा प्रभाव डाल दिया गया, यानी कि मुझे लालीपाप दिया जाता रहा, लालीपाप मैंने असम्यक असर डाल दिए। हमारे गुरु थे, मैं चेला था, बार बार दबाव दे रहे थे कि क्या करोगे मुकदमा दायर करके, मैं तो पैसा दे ही दूंगा, और बार बार दबाव डालते थे और समय क्या हुआ, निकल गया। ये विलंब के क्या हमने बताया रक्षोपाय। यानी कि आपका और भी सीपीसी में तमाम जगहों पर मिलेगा। आपका मने सिप अपील के मामले में, आपका एक्स पार्टी डिक्री को सेटिसाइड करने के मामले में, तमाम मामलों में ये नियम मिलेगा कि आपका अगर कुछ दशाओं में कानून में दी गई हैं, आप विलंब का उचित कारण बता देते हैं तो समय के बाद भी आपका प्ली स्वीकार कर लिया जाएगा। यानी कि ये नियम नहीं है, बल्कि नियम का हम क्या बता रहे हैं, अपवाद। नियम वही है कि आप समय से आइए, विलंब क्षम्य नहीं। इस प्रकार भारतीय विधि में भी आपका कहाँ कहाँ इस माने इसका कह सकते हैं कि समावेश किया गया है। तो शुद्ध रूप से अगर हम देखें तो किस कानून में हमें ये प्रावधान मिलते हैं, लिमिटेशन एक्ट 1963। इस प्रकार ये सिद्धांत भी आपका समाप्त हुआ। आइए अगला सिद्धांत देखा जाए। जहां तक अगले सिद्धांत की बात है, अगला सिद्धांत देखिए, अगला सिद्धांत हम देखेंगे, जहां साम्य समान है वहां समय की दृष्टि से पूर्व अभिभावी होगा। ये हम देखते हैं, यानी कि जहां साम्य समान है, इक्वल है, वहां समय की दृष्टि से पूर्व अभिभावी होगा। इसका पहले मतलब समझिए आपका, क्योंकि बिहार उहार में ज़्यादातर मतलब ही पूछा जाता है, मैंने मतलब ज़्यादा पूछा जाता है, और फिर आपका ये सिद्धांत कहाँ कहाँ समाहित है ये देखना है। फिर एक बार इस एक सिद्धांत को देखिए भाई, जहाँ साम्य समान है वहाँ समय की दृष्टि से पूर्व अभिभावी होगा, प्रिवेल करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक उदाहरण पहले बनाया जाए तब लेक्चर दिया जाए। मान लीजिए ए और बी में विवाद उत्पन्न हुआ। ए भी आपका जो अपने हक की मांग कर रहा है वह साम्य के आधार पर ही कर रहा है, और बी भी अपने हक की मांग किस आधार पर कर रहा है, और दोनों के जो सामिक अधिकार हैं वह क्या है, इक्वल हैं, यानी कि समान। अब समस्या ये आई कि जब दो व्यक्तियों के आपका जो सामयिक, विधिक नहीं हम बता रहे हैं, सतर्क रहिए, अब इसके बाद विधिक वाला आएगा।
जब दो व्यक्तियों के इक्विटेबल राइट सामयिक अधिकार समान है तो ऐसी दशा में साम्य न्यायालय किसके फेवर में निर्णय दे, यानी कि किसको प्रश्रय दे। तो साम्य का यह सिद्धांत है कि अगर दो हितों के बीच सामयिक समानता है तो साम्य न्यायालय सदैव उस व्यक्ति को, उस हित को मान्यता देते थे जो समय के पूर्व उत्पन्न हुआ था। यानी कि पहले आओ पहले पाओ। लेकिन ये कब? फिर एक बार इसको समझिए। जहाँ की दोनों पक्षकारों के, भाई विधिक अधिकार नहीं, मैं फिर बता दूं, अभी अगला मैक्सिम विधिक पर आएगी, जहाँ क्योंकि इसी की पूरक है, इसी से जुड़ी हुई है। जहाँ की दोनों पक्षकारों के जो सामयिक अधिकार हैं वह समान है, असमान नहीं। असमान रहेगा तो अंतर आ जाएगा। तो साम्य ये कहता है कि ऐसी दशा में वह सामयिक अधिकार प्रिवेल करेगा जो समय की दृष्टि से पूर्व में उत्पन्न हुआ हो, यानी कि उस साम्य को प्रश्रय देगा न्यायालय जो समय से क्या आया हो, पूर्व। अब एक उदाहरण आपको देखना है, क्योंकि अब ये जो सिद्धांत है ये भारतीय विधि में समाहित किया गया है और टीपीए की धारा 48 में, यानी कि पूर्विकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी या पूर्विकता का सिद्धांत, पहले आओ पहले पाओ, ये सिद्धांत जो समय की दृष्टि से पहला पहले होगा उसका कानून में प्रथम स्थान होगा। ये शुद्ध रूप से टीपीए की धारा 48 में क्या है, समाहित। चूंकि देखिए फिर एक बार, चूंकि साम्य न्यायालयों ने जो फैसले सुनाए उन फैसलों को अब आपका कानूनी रूप दे दिया गया है, तो आपका जो पुराने फैसले हैं, जो पुराने नियम हैं, जिसका निर्माण, यानी कि जिसके बारे में फैसला साम्य न्यायालयों ने दिया, अब वह आपका कानूनी दर्जा प्रदान कर दिया गया है। जैसे कि एक उदाहरण हम बताएंगे जो अब कानूनी है, सामयिक नहीं है, क्योंकि इन सब सिद्धांतों को टीपीए में ज्यादातर क्या कर दिया गया या कहीं न कहीं समाहित। देखिए आपका एक उदाहरण बताया जाए, आपका रिडीम अप और फोरक्लोजर डाउन, यानी कि पूछा भी जाता है मोचन ऊपर को और आपका पूर्वबंध फोरक्लोजर बताया जाएगा भाई नए लोगों को, पूर्वबंध आपका नीचे को। देखिए सेक्शन याद रखिएगा, टीपीए की धारा 91, 94, 91 है भाई, देखिए 91 ही है, देख लेते हैं एक बार, देखिए। जब भाई एक बार संदेह हो गया तो बेयर एक्ट है, वो किताब है ही कोई, वैसे हमारे हिसाब से सही है, लेकिन 91 ही है ना। देखिए भाई, ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत को समझने का इसी पर प्रयास करिए। वैसे मैं बता दूं, अब ये कानूनी सिद्धांत है आपका, फिर मैं बता दूं, अब ये आपका सामयिक सिद्धांत नहीं जो मैं बता रहा हूँ, अब ये उस समय था, लेकिन अब कैसा ये सिद्धांत है, कानूनी। अब देखिए ए बी, तो पहले तो जानिए कि मोचन ऊपर को और पूर्वबंध नीचे को, यानी कि रिडीम अप और फोरक्लोजर डाउन का सिद्धांत कहाँ कहाँ है। तो मोचन ऊपर का सिद्धांत टीपीए की धारा 91 में है और फोरक्लोजर डाउन का सिद्धांत टीपीए की धारा 94 में है, पूर्वबंध नीचे को। अब कैसे मोचन ऊपर को होगा, पूर्वबंध नीचे को होगा, इसी सीधा इसको आपका उदाहरण देखना है और उदाहरण के बाद ये जो हम सिद्धांत बता रहे हैं इसी सिद्धांत को सेट करना है इसी उदाहरण पर।
कि आपका हम सिद्धांत ये बता रहे हैं कि दोनों पक्षकार साम्य की दृष्टि से उनके अधिकार क्या है, समान, तो किसको प्रश्रय दिया जाएगा, जो समय की दृष्टि से बाद में आए कि पहले। क्यों? क्योंकि पहले आओ पहले पाओ। तो उसी को देखिए, मान लीजिए ए के पास ये मकान है, ध्यान समझिएगा। ए ने इस मकान को 1 जनवरी को बी को मार्गेज किया, 2 जनवरी को सी को किया और 3 जनवरी को डी को किया, यानी कि 3 नंबर। यानी कि ए ने अपने एक ही मकान को आपका 1 जनवरी को बी को बंधक रखा, 2 जनवरी को सी को रखा और 3 जनवरी को किसके पास रखा, डी के। अब अगर मान लीजिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था तो भाई बी को भी अधिकार है कि वह अपना पैसा उसी मकान से वसूले, सी को भी अधिकार है और डी को भी। अब समस्या ये है कि भाई अगर मान लीजिए कि टीपीए थोड़ा दिमाग से पहले निकाल दीजिए अभी, क्योंकि ये पुराना नियम हम बता रहे हैं। मान लीजिए टीपीए नहीं होती तो अब बी भी हक मांगने आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, और तीनों के जो हक हैं या जो तीनों के आपके अधिकार हैं वह सामयिक होते, माने कानूनी नहीं, टीपीए भी ना। तो अगर ऐसी दशा में तीनों के अधिकार सामयिक हैं तो ऐसी दशा में न्यायालय किस पक्षकार के अधिकार को प्रश्रय दे, तो जहां साम्य समान है वहां कौन अभिभावी होगी, जो समय की दृष्टि से क्या हो। तो कौन समय की दृष्टि से इस उदाहरण में पहले है, बी। तो पहला हक किसको होगा, बी को। इसी को हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी या प्राथमिकता का सिद्धांत या पूर्विकता का सिद्धांत। अब इसी नियम पर थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। अब ये जो सिद्धांत है भारत में अब कानूनी है, सामयिक नहीं रहा, मैं बता दूं। ये आपका कानूनी सिद्धांत अब सामयिक नहीं रहा। इसी में आपका मोचन ऊपर को और पुरोबंध आपका नीचे को बताना है। ध्यान से देखिए, आपने ये बता दिया कि भाई बी को पहला हक है आपका, इसके बाद सी को हक है और इसके बाद किसको होगा, डी को। क्योंकि जहां तीनों के अधिकार सामयिक समान है वहां समय के दृश्य से जो पूर्व होगा वह क्या होगा, सब पर प्रिवेल करेगा। अब यहाँ थोड़ा देखिए, देखिए बी को ये अधिकार है कि वह सी और डी के आपके अधिकारों पर रोक लगा दे, यानी कि सी के अधिकार जब्त करा दे और किसके करा दे, डी के। और ये कहे कि पहले मैं पैसा दिया हूं समय की दृष्टि से तो पहले मुझे पैसा मिले, तो इसको कहते हैं पूर्वबंध। पूर्वबंध माने उनके अधिकार पर रोक लगा दीजिए। तो बताइए पूर्वबंध नीचे जा रहा है कि ऊपर, बी किसको किसके अधिकार को जब्त करा सकता है, भाई सी और डी के। सी किसको करा सकता है, डी के। क्यों क्यों करा सकता है, क्योंकि समय की दृष्टि से बी क्या है, पूर्ववर्ती है, तो इसको पहला अधिकार है। तो कोर्ट में जाकर कहे कि हम भले ही साम्य समान हो, हम पहले आए हैं तो हमें पहले दिलवाया जाए और सी और डी को कुछ न दिलवाया जाए, इनके अधिकारों पर क्या लगाई जाए, ये सही माना गया है। तो ये पूर्वबंध होता है, जब्त करा लेना। कहाँ जा रहा है, किस ओर। और मोचन, मोचन मैंने छुटकारा। तो अब देखिए मोचन करा दिया जाए आपका ऊपर को। अब डी डी चाहता है कि हम सी के स्थान पर आ जाएं, तो डी काम क्या करे, किसी ने जितना पैसा ए को दिया है उतना पैसा वह सी को दे दे और कह दे कि तुम क्या चलो यहाँ से बाहर, और हम तुम्हारे स्थान पर क्या होते हैं, प्रतिस्थापित, सबरोगेट कर जाते हैं, यानी कि प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो बीच से एक लोगों को हटाइए, फिर डी चाहे तो क्या कर सकता है, बी को भी हटा दे
और किसका पैसा वापस कर दे, बी का, और कहे कि अब आप यहाँ से हटिए, और सी और बी का जो माने जो पैसा डी ने सी और बी को दिया है, अब डी उस पैसे को भी ए से वसूलने का हकदार होगा। अपना तो वसूलेगा ही, और किसका वसूलेगा? तो जो मोचन कराया जा रहा है, यानी कि जिन लोगों को छुटकारा दिया जा रहा है, तो ये नीचे जा रहा है कि ऊपर की ओर? तो फिर वही सिद्धांत याद रखिए, रिडीम अप यानी कि मोचन ऊपर को 91 और फोरक्लोजर डाउन 94 टीपीए की धारा, और 48 बता ही दी गई। हल्का सा एक दो मैक्सिम शार्ट किया जा रहा है ताकि समाप्त हो भाई। एक दो पॉइंट कम किया गया है पढ़ाते समय, ताकि भाई बहुत लंबे समय से चल रही है साम्य, और समाप्त होने का नाम भी नहीं ले रही है भाई अब कोई चीज जैसे कि कंपनी है आपका, जब समाप्त नहीं, वह मरती नहीं बल्कि मार दिया जाता है, वाइंडिंग अप कर दिया जाता है, समापन। तो लास्ट में एक दो पॉइंटों को क्या किया जाए, लिखवाते समय लिखवाया जाएगा, लेकिन भाई आपका लेक्चर तो समाप्त हो आज हर हाल में। देखिए आपका एक सिद्धांत और बचेगा, अभी तैयार नहीं हो पाया, तो लिखवाते समय उसको समझा देंगे, जो छूटा था कल। उसमें थोड़ा टेक्निकल दो तीन वाक्य आ रहे हैं, उसको खोजा जा रहा है। मैंने दो तीन पॉइंट ऐसे हैं कि अन्य कानूनों से जोड़कर पढ़ाना है, वहीं अभी आपका उदाहरण उदाहरण सही मिल नहीं पा रहा है। और भाई ऐसे तो आदमी किताब देखकर पढ़ा ही दे, लेकिन मुख्य रूप से ये है कि आपके दिमाग में तो बैठना चाहिए। हम तो बोलकर निकल जाएंगे, और दिमाग में बैठाने का उपाय ये है कि एक उदाहरण कम से कम उस पर क्या किया जाए। जैसे कि अब रिडीम अप और फोरक्लोजर डाउन, अब जो समझ लिया उससे गलती नहीं होगी। और आपका सबरोगेशन यानी किसी के स्थान पर अब कौन बैठ गया, जैसे कि आपका हमारे अखिलेश जी आपका योगी जी के स्थान पर क्या करना चाहते हैं, तो अगर भाई बैठ गए तो ये सबरोगेट कर गए। तो याद रखिए सबरोगेशन का सिद्धांत कहाँ है, तो 44 और 92, बंधक में 92, तो एक धारा और बढ़ जानी है टीपीए की, ऐसे याद करिए। अब आइए जो लास्ट सिद्धांत आज हम पढ़ा रहे हैं, ये भी अच्छा है। जहाँ साम्य समान हो वहाँ विधि अभिभावी हो। अब देखिए यहाँ आपका जो पिछला सिद्धांत था, उसी सिद्धांत की तर्ज पर हम हल्का सा आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि लगभग ये माना जाता है कि जो पिछला सिद्धांत और पिछले सिद्धांत का पूरक ही ये सिद्धांत है। अब इसमें एक ही लाइन में केवल अंतर है कि जहाँ साम्य समान हो वहाँ आपका विधि अभिभावी होगी। अब पहले दोनों सिद्धांतों को एक जगह दिमाग में बैठाइए, जो अर्थ बैठाना है। इसके पहले के सिद्धांत को हमने बताया कि जहाँ साम्य समान हो वहाँ समय की दृष्टि से जो पूर्व होगा वह प्रिवेल करेगा। लेकिन हमने स्पष्ट आपको बताया था कि जो भी पक्षकार हैं उन सभी पक्षकारों का जो अधिकार है वह किसी का कानूनी अधिकार नहीं था, बल्कि सभी पक्षकार कैसा अधिकार रखते थे, साम्य। ये पिछले सिद्धांत। इस सिद्धांत में जो हम बताएंगे आपका वह ये बताएंगे कि इस सिद्धांत में दोनों पक्षकारों के जो सामयिक राइट होंगे वह तो समान होंगे, लेकिन एक पक्षकार आपका कानूनी हक भी रखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ए तथा पहले ए तथा बी हैं, इनमें आपका विवाद है, तो किसको प्रश्रय साम्या दे, तो ए उस विवाद के बारे में अपने हक में फैसला पाने के लिए कौन सा अधिकार रखता है, केवल सामयिक। और बी जो रखता है ये सामयिक तो रखता ही है, और सामयिक के साथ साथ किस अधिकार को रखता है, विधि। तो आप लोग खुद बताइए
किसको प्रश्रय दिया जाएगा? जो सामयिक और विधिक अधिकार दोनों रखता है कि केवल सामयिक? क्यों दोनों? हमने बता रखा है क्योंकि साम्य सदैव विधि का फॉलोअर है, विधि का अनुगामी है, विधि के पीछे चलने वाला है। और जहाँ कहीं भी कानून का शब्द लिखा है तो एक शब्दों का उसका क्या होना चाहिए? पालन। और जहाँ कुछ नहीं लिखा गया है, आप भले ही उसका पालन न करिए, लेकिन जहाँ एक शब्दों को लिखा गया है उसका आप क्या करेंगे? पालन। तो फिर एक बार देखिए, जहाँ साम्य समान हो तो ऐसी दशा में अगर एक उसमें से एक पक्षकार विधि की दृष्टि से भी उच्चतर है तो किसको प्रश्रय देगा? साम्य। जो साम्य के साथ साथ कौन सा अधिकार रखता है? विधि। इसको लीगल भाषा में समझिए। देखिए, इसको कानूनी भाषा में बताया जाए, ये तो भाई आपका हेलो, हेलो, चेक करिए तो एक बार। आ रहा है। हेलो, हेलो। देखिए, इसको भाई समाप्त किया जाए लास्ट में। देखिए आपका ये फिर एक बार देखिए आपका, मैंने कि जहाँ दोनों पक्षकार का जो हित है वह सामयिक है और सामयिक हित क्या है? बराबर। तो ऐसी दशा में पिछला सिद्धांत लागू होगा कि जो समय की दृष्टि से पहले आया है आपका साम्य न्यायालय उसको प्रश्रय देंगे। लेकिन आपका ये है कि अगर दोनों पक्षकारों का हित बराबर है, सामयिक ही हित है, और उसमें से एक पक्षकार सामयिक अधिकार के साथ साथ विधिक अधिकार भी रखता है, तो चूंकि साम्य विधि का अनुगामी होता है, फॉलोअर होता है, अतः जो पक्षकार सामयिक अधिकार के साथ साथ उस विषय पर कानूनी अधिकार भी रखता है तो उस पक्षकार के पक्ष में